आज सुमित्रा जी के घर पड़ोसी व रिश्तेदारों की खूब गहमागहमी लगी हुई थी। पकवानों व मिठाइयों की खुशबू से घर के साथ साथ पूरा गली मोहल्ला भी महक रहा था। और महके भी क्यों ना, आखिर सुमित्रा जी की बड़ी बेटी प्राची की शादी जो थी, आज प्राची की हल्दी की रस्म थी। इसीलिए सुमित्रा जी सुबह से उसी के इंतजाम में लगी हुई थी। कभी मेहमानों का जलपान, कभी हलवाइयों के सामान की पूर्ति, और बीच बीच में मेहमानों के साथ 2 घड़ी हंसकर बोलना। प्राची और प्रिया अपनी माँ को ऐसे भागदौड़ करते देख चिंतित होते हुए बोली कि माँ, आप सुबह से ही चक्कर घेनी की तरह घूम रही हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अरे बेटा, बस 2 दिन की भागदौड़ और बची है, उसके बाद तो आराम ही आराम करना है, कहकर सुमित्रा जी हंसते हुए फिर से काम में लग गई। मम्मी, खाना तो खा लो, खाना नहीं खाओगी तो फिर दवाई कैसे लोगी? प्रिया थोड़ी जिद करते हुए बोली। हाँ हाँ बेटा, बस अभी आती हूँ, एक बार देख लूँ कि सभी मेहमान सही से खा पी तो रहे हैं ना। ऐसे टाल मटोल करते करते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आ गई। दोनों ही बहनों को अपनी मम्मी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि सुमित्रा जी को शुगर की शिकायत थी और ऐसे में खाने पीने में थोड़ी सी भी लापरवाही कहीं बड़ी परेशानी का कारण ना बन जाए। अभी दोनों बहनें ये सोच ही रही थी कि तभी उनकी नज़र अपनी माँ सुमित्रा जी पर पड़ी। देखा तो सुमित्रा जी धम से पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। सभी मेहमान अपनी हंसी ठिठोली में व्यस्त थे, किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया। प्राची और प्रिया दोनों बहनें दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और सहारा दे उन्हें कमरे में ले गई। दोनों समझ गई थी कि मम्मी का बीपी लो हो गया है। प्रिया जल्दी से नींबू पानी बनाकर लाई, जिसे पीते ही सुमित्रा जी को थोड़ी राहत की सांस मिली। तब तक सुमित्रा जी की बड़ी बेटी प्राची एक थाली में अपनी माँ के लिए खाना ले आई और ज़बरदस्ती उन्हें खाना खिलाने लगी। अरे अरे, मैं अपने आप ही खा लूँगी बेटा, तुम तो बिल्कुल ही मुझे छोटी बच्ची समझ रहे हो, सुमित्रा जी ने कहा। तो उनकी बड़ी बेटी प्राची उनके मुंह में निवाला डालते हुए बोली, हाँ, हमें पता है आप बच्ची नहीं, माँ हो हमारी, लेकिन हरकतें तुम बिल्कुल छोटे बच्चों वाली कर रही हो, जैसे बच्चे खाने से जी चुराकर इधर उधर भागते हैं। आप मुझे आज वैसे ही लग रही हो माँ। अच्छा जी, कल तक खुद ऐसी हरकतें करती थी और आज मुझे सिखा रही हैं। चल आज खिला दे अपने हाथों से, फिर तो न जाने कब ऐसा मौका मिलेगा, कहते हुए सुमित्रा जी भावुक हो गई। मम्मी प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। प्राची अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अरे पगली, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे ही कह रही थी कि फिर तुम 1 महीने के लिए अमेरिका घूमने जा रही हो ना, तो इस 1 महीने में तो तुम मुझे खाना खिलाने आने से रही। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है, कहते हुए जैसे ही सुमित्रा जी उठने लगी तो दोनों बहनों ने उनका हाथ पकड़ उन्हें वापस बिठा दिया। अरे बेटा, अब मैं ठीक हूँ, तुम दोनों फालतू में ही परेशान हो रही हो, अभी आराम का नहीं, काम का समय है। काम काम काम, सुबह से यही रट लगा रखी है माँ आपने। अभी से आपका ये हाल है तो मेरे जाने के बाद तो तुम बिल्कुल ही अपना ध्यान नहीं रखोगी। अगर आप 1 घंटा आराम नहीं करोगी तो मैं भी शादी नहीं करूँगी, प्राची ने गुस्से से कहा। तो सुमित्रा जी बोली, ये क्या बच्चों जैसी जिद कर रही हो तुम? क्यों माँ, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, जैसे आप जिद्दी हो वैसे मैं भी जिद्दी हूँ, लेकिन बेटा तू समझ नहीं रही, सुमित्रा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। तो प्राची बोली, समझ तो आप नहीं रही हैं माँ, अगर इस समय आपकी तबीयत बिगड़ गई तो क्या मैं शादी कर पाऊँगी? मुझे पता है माँ कि आप बहुत हिम्मत वाली हो, सब संभाल लोगी, लेकिन सब संभालने के लिए भी तो शरीर को थोड़ा आराम चाहिए ना। आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हो माँ? जब आप जीवन के इतने बड़े बड़े तूफानों से नहीं घबराई
तो ये तो खुशी का मौका है, सब हो जाएगा। परिवार वाले हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, ईश्वर तो हमारे साथ है। प्राची प्यार से अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ बेटा, उसके सहारे ही तो यहाँ तक पहुँची हूँ। हाँ तो बस माँ, 1-2 घंटे आराम करो, तब तक हम दोनों बहनें देख लेंगी। कहते हुए प्राची और प्रिया उन्हें जबरदस्ती बिस्तर पर लेटाकर बाहर आ गई तो सुमित्रा जी ने चाहते हुए भी आंखें मूंद लेट गई। लेकिन बेटियों की शादी में तो अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती हैं, फिर वो तो अकेली थी, कैसे चैन से सो सकती थी। बार बार बेटियों के शब्द कान में गूंज रहे थे, माँ आप तो बहुत हिम्मत वाली हो। क्या सचमुच वो साहसी थी? नहीं, वो तो शुरू से ही बहुत नाजुक दिल की थी। किसी की भी ऊंची आवाज़ सुन उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन हालात और वक्त के थपेड़ों ने उसे मजबूत बना दिया था। 2 भाइयों की इकलौती बहन सुमित्रा घर में सबसे बड़ी, अपने पापा के दिल का टुकड़ा थी। वो भाइयों से भी ज़्यादा उसे प्यार करते थे पापा। माँ भी बहुत ही शांत स्वभाव की थी, शायद उसने भी शांत स्वभाव माँ से ही पाया था। लेकिन इसी शांत और सरल स्वभाव का ही तो परिवार वालों ने फ़ायदा उठाया। सोचते हुए सुमित्रा जी अपने बचपन की गलियों में चली गई। वो 10वीं कक्षा में थी जब पहली बार उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा था। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना जिंदा दिल इंसान, जिसने हमेशा अपने खान पान से लेकर व्यायाम तक हर बात का ध्यान रखा, पर फिर भी भगवान की कृपा से सही समय पर उपचार मिलने से पापा की जान तो बच गई। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कोई भी भारी काम और तनाव लेने से मना कर दिया था। तनाव तो अब जिंदगी में आ ही गया था। घर का मुखिया, और वो भी ऐसी बीमारी जो न जाने कब फिर से पांव दबाकर आ जाए, और क्या पता हर बार किस्मत साथ दे या ना दे। बच्चे भी अभी कंधे से ऊपर नहीं आए थे, वो जिम्मेदारी भी तो पूरी नहीं हुई थी। जीवन संगिनी इतनी सीधी, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा इन सब का, ये सोच पापा को अंदर ही अंदर चिंता खाई जा रही थी। लेकिन पापा सबके सामने खुश रहने और सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करते। उस दिन के बाद तो सुमित्रा पापा की परछाई सी बन गई थी। वो अपने पापा की हर ज़रूरत का ध्यान रखती। पहले से ही वो इतनी समझदार थी, और अब तो पापा की बीमारी ने उसे पहले से और ज़्यादा जिम्मेदार बना दिया था। पापा की तरह हमेशा उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से चिंतित रहता। 3 साल बहुत अच्छे से गुजर गए थे। पापा के साथ साथ सब सामान्य होने लगे थे। सबको लगने लगा था कि वो एक बुरा स्वप्न था जो टल गया, लेकिन वो सपना नहीं था, वो तो किस्मत का लेखा जोखा था जो आज नहीं तो कल एक दिन तो सच होना ही था। और पापा का दूसरा दिल का दौरा पड़ा। हमेशा निर्विकार सी रहने वाली माँ की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। मंदिर के सामने हरदम हाथ जोड़ ईश्वर से प्रार्थना करती रहती। उसे माँ की प्रार्थना कहें या हम भाई बहन के सिर पर पापा का साया बना रही, जो कुछ भी कहें, हम सबकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली और पापा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। फिर से उन्हें नई जिंदगी मिल गई। हम सभी ईश्वर का धन्यवाद देते ना थक रहे थे। सभी खुश थे, लेकिन इस बार पापा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शायद उन्हें लगने लगा था कि अब उनके पास वक्त ज़्यादा नहीं है, इसीलिए पापा चाहते थे कि जाने से पहले अपने हाथों से अपनी बिटिया का कन्यादान कर जाऊं। ये सोचकर उन्होंने घर में रिश्ते की बात चला दी, तो सुमित्रा भी अपने पापा की इच्छा के लिए मना नहीं कर सकी। सुमित्रा जी ने करवट बदली, तभी उनकी नज़र सामने दीवार पर टंगी अपने पति रमेश जी की तस्वीर पर गई। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। सचमुच पापा की पारखी नजरें कहीं, या उसकी खुद की किस्मत जो उन्होंने रमेश जैसा जीवन साथी उसके लिए चुना। अपनी बीमार पिता की इच्छा का मान रखते हुए 20 वर्ष की उम्र में रमेश जी से शादी कर सुमित्रा अपने ससुराल आ गई। सुमित्रा जी के ससुराल में
रमेश के माता पिता और एक बड़े भाई भाभी और एक बहन थी। भाई भाभी की माता पिता से बनती नहीं थी, इसीलिए ऊपर की मंजिल में रहते थे, जिसकी वजह से सारे घर की जिम्मेदारी रमेश पर थी, जिसे वो बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहा था। और शादी के बाद सुमित्रा भी इन जिम्मेदारियों में साझेदार बन गई। उसके आते ही सास और ननद ने घर के पूरे कामकाज की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी, तो सुमित्रा ने भी सहसा इन जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लिया और पूरी लगन से निभाने लगी। रमेश जी की किराने की दुकान थी, जिसमें अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी, लेकिन वो जितना परिवार वालों का ध्यान रखते उतना ही सुमित्रा का भी। और ये बात उसकी माँ और बहन को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो हर तीसरे दिन झगड़ा करने लगी। इधर सुमित्रा के पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सुमित्रा का एक पैर ससुराल में रहता और एक मायके में रहता, क्योंकि पापा के दूसरे दिल के दौर के बाद से वो कुछ दिन तो ठीक रही, लेकिन फिर उन्हें और बीमारियों ने घेर लिया। तो माँ भी अब चिंता में रहने लगी थी और भाई अभी इतने समझदार ना थे जो सब कुछ अकेले संभाल सके। रमेश जी वाकई में बहुत अच्छे इंसान थे। एक तरह से उन्होंने सुमित्रा के पापा की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जितना अपने माता पिता के प्रति समर्पित थे, उतना ही शादी के बाद सुमित्रा के पापा के लिए भी वही उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाते और पापा के साथ साथ उसे भी हमेशा हौसला देते कि सब ठीक हो जाएगा। समय बीता। 1 साल बाद सुमित्रा जी ने एक प्यारी सी बेटी प्राची को जन्म दिया, तो सुमित्रा और रमेश तो खुशी से फूली नहीं समा रहे थे। उनकी खुशी में पूरा परिवार शामिल था। सुमित्रा के मम्मी पापा भी खुशी से झूम उठे थे, लेकिन वो खुशी शायद उसके मम्मी के लिए आखिरी खुशी थी, क्योंकि उस दिन के बाद मम्मी कभी हंस नहीं पाई। पापा तो शायद उसका भरा पूरा घर देखने के लिए ही रुके थे। जब पापा अपनी बेटी की तरफ से पूरी तरह आश्वस्त हो गए, तो उन्होंने भी इस संसार को अलविदा कह दिया। पापा के जाने की खबर सुन सुमित्रा तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी थी। कितने ही दिन लग गए उसे इस सदमे से बाहर निकलने में। अगर रमेश जी ना होते तो शायद ही वो सामान्य हो पाती, लेकिन माँ तो उस दिन के बाद एक चलती फिरती लाश बन गई थी, जिनकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन संवेदनाएं शायद खत्म हो गई थी, बस जी रही थी, क्योंकि पापा से वादा किया था कि उनकी छोड़ी हुई जिम्मेदारियों को वो पूरा करेंगी। वैसे भी ईश्वर ने हम स्त्रियों को एक अलग ही मिट्टी से बनाया है, जो बड़ी से बड़ी विपदाओं को भी हंसकर कहूँ या रोकर झेल ही जाती हैं। समय एक ऐसा मरहम है जो बड़े से बड़े जख्म को भी भर ही देता है। यही सोचकर सुमित्रा ने अपने पापा से बिछड़ने के दर्द को अपने सीने में दफन कर लिया और अपने घर गृहस्थी को संवारने में जुट गई, क्योंकि इसी में दोनों घरों की भलाई थी। लेकिन अगर इस आघात से जो आज तक भी उभर नहीं पाई थी, वो थी सुमित्रा की माँ। अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण वो अपने मन की पीड़ा किसी से कभी व्यक्त न करती थी और अंदर ही अंदर एक गम में घुटती जा रही थी, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहने लगी। अपनी माँ की हालत सुमित्रा से देखी ना जाती। घर के कामकाज तो दोनों भाई मिलजुल कर ही लेते थे, लेकिन उनके काम पर जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली रह जाती थी। और एक बीमार आदमी के लिए अकेलापन हमेशा ही घातक होता है। भाई काम करने लगा था, इसलिए रमेश और सुमित्रा ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने बड़े भाई की शादी करवा दी। घर में बहू आने से सुमित्रा की माँ का दुख कुछ कम हुआ। अब अपने मायके की तरफ से सुमित्रा थोड़ी निश्चिंत हो गई थी। समय बीता तो प्रिया के रूप में सुमित्रा ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। इस बार रमेश को छोड़कर किसी ने खुशी जाहिर न की। सभी के चेहरे लटके हुए थे। सास बार बार बस एक ही बात कहती, एक लड़का सा हो जाता तो मेरे रमेश का बुढ़ापा सुधर जाता। रमेश को भी
घर के माहौल और सबके उतरे चेहरे देख अंदाजा तो हो गया था, इसीलिए उसने कड़े शब्दों में अपनी माँ और बहन को कह दिया कि मेरी दोनों बेटियां ही मेरे बेटे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनके बारे में कोई कुछ भी कहे। रमेश का कड़ा रुख देखकर माँ बेटी ने चुप्पी साध ली। धीरे धीरे समय बीता तो सुमित्रा की सास ने भी दोनों पोतियों को दिल से स्वीकार कर लिया था। या सिर्फ रमेश के कारण, जो भी था, सुमित्रा को तसल्ली थी कि आखिर उसकी बेटियों को दादा दादी का प्यार मिल रहा है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अब सुमित्रा की शादी की 10वीं सालगिरह आने वाली थी। रमेश ने इस बार बड़ी धूमधाम से अपनी शादी की सालगिरह मनाने का फैसला किया, जिसकी तैयारी में वो महीना भर पहले ही लग गया था। सुमित्रा भी इस दिन को यादगार बनाना चाहती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सालगिरह से 2 दिन पहले ही रमेश किसी काम से अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक की वजह से उसकी टक्कर हो गई। सर पर गहरी चोट आने की वजह से उसे बचाया ना जा सका। सुमित्रा का तो जैसे संसार ही उजड़ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रमेश उसे यूं बीच मझधार में छोड़कर चला गया। एक पल में ही उसकी दुनिया उजड़ गई। सालगिरह की खुशियाँ मातम में बदल गई। उस एक हादसे ने उसके जीवन से सारे रंग छीन लिए। रमेश को गुजरे 6 महीने हो गए थे, लेकिन सुमित्रा उस दुख से बाहर ना निकल सकी। उसे न अपने तन का होश था और न ही अपनी बच्चियों का। वो बस मशीन की तरह पूरा दिन घर का काम करती और फिर कमरे में बैठी दिन रात अकेले रोती रहती। एक दिन रात को खाना बना, वो अपने कमरे में बैठी अपने ही दुख में आंसू बहा रही थी कि प्रिया के रोने की आवाज़ ने उसे मानो नींद से जगाया हो। देखा तो प्रिया रो रही है और प्राची उसे चुप करा रही थी। क्या बात है प्राची, प्रिया रो क्यों रही है? मम्मी, इसे भूख लगी है तो बेटा जाकर दादी से खाना ले लो, सुमित्रा ने कहा। तो प्राची बोली, मम्मी, दादी कह रही है खाना ख़त्म हो गया है। अरे ऐसे कैसे खाना ख़त्म हो गया? अभी तो मैं बनाकर आई थी, वो अचंभित होते हुए बोली। अच्छा रुक, मैं लेकर आती हूँ, कहकर सुमित्रा जी रसोई में खाना लेने गई तो देखा जेठ जेठानी सास के साथ बैठकर हंसकर बातें करते हुए खाना खा रहे थे। उन्हें अपने सास ससुर के साथ ऐसे बैठा देख सुमित्रा को अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ। वो तेजी से रसोई में गई, लेकिन ये क्या, खाने के बर्तन खाली थे। ये देख सुमित्रा अपनी सास से बोली, माँ जी, बच्चों ने खाना नहीं खाया है तो इसमें हमारी क्या गलती है? तेरी बच्ची हैं, खिलाती क्यों नहीं टाइम से? सारा दिन बैठी कमरे में आराम करती रहती हैं। तेरे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? उसकी सास चिल्लाते हुए बोली। तो सुमित्रा ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? काम तो मैं भी करती हूँ ना। काम करती है तो खाती भी है ना। 3 लोगों का बोझ क्या मुफ्त में खिलाएंगे तुम्हें? अपनी सास की बात सुनकर सुमित्रा दंग रह गई। आज तक उसके पति के सामने कभी किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। सुमित्रा कुछ नहीं बोली। वो तो शुरू से ही किसी के ऊंचा बोलने से डर जाया करती थी। वो तो रमेश जी का प्यार था जो उसे इस डर से बाहर ले आया था, लेकिन अब वो ही नहीं रहे तो उस पर फिर से वही डर हावी हो गया। वो कुछ ना बोली और चुपचाप रसोई में चली गई, लेकिन जैसे ही वो बर्तन उठाकर आटा गूंथने लगी तभी उसकी जेठानी चिल्लाते हुए आई और बोली, आज तो दोबारा खाना बनाने बैठ गई है, लेकिन आज के बाद अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो ये सही नहीं होगा। एक कमाने वाला और कितने खाने वाले हैं। मेरा आदमी कोई कोल्हू का बैल नहीं है, बहुत मेहनत से कमाता है। जेठानी की बात सुनकर सुमित्रा की आंखें भर आई। उसने अपनी सास की तरफ देखा तो वो भी अपनी बड़ी बहू के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, मेरी तरफ क्या देख रही है? सही कह रही है बड़ी बहू, अब हम तो बुढ़ापे में कहाँ कमाने जाएंगे। इन दोनों ने ही हमारी जिम्मेदारी ली है। और हाँ,
तुझे भी अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप घर का सारा काम धंधा करती रहे, वरना दरवाज़ा खुला है, यहाँ से जा सकती है। सुमित्रा को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों से सास की कभी बड़ी बहू से नहीं बनती थी और आज अपने स्वार्थ के खातिर दोनों कैसे एक हो गई। उसने 2 रोटियां सेकी और लाकर अपनी बच्चियों को खिलाने लगी। इन 6 महीनों में कभी उसने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया था। दोनों के फूल से चेहरे कैसे मुरझा गए थे। उसके सामने ही आज उन्होंने रोटी देने से मना कर दिया तो पीछे से पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। ये सोच सोच कर ही उसका कलेजा मुंह को आने लगा। वो अपने दुख में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने बच्चों का दुख भी कभी ना देख पाई। बस दिन रात सोचती रहती कि जाए तो जाए कहाँ। माँ तो उसके दुख से वैसे ही बिस्तर में लग गई है और भाई भाभीियों ने इन 6 महीनों में एक बार भी मुड़कर उसका हालचाल न पूछा। शायद इसीलिए भी उसके ससुराल वाले आंखें दिखा रहे थे। पता है अब आगे पीछे कोई नहीं है। बच्चों को खाना खिलाकर वो लेट गई, लेकिन नींद उसे पहले भी नहीं आती थी। पहले अपने दुख में और अब बच्चों के भविष्य की चिंता में। अब वो घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी, जो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती, ताने सुनती और उसके बाद भी उन्हें भरपेट खाना न मिलता। पर उसका स्वाभिमान और आत्मसम्मान एक छत और 2 वक्त की रोटियों के तले दबकर रह गया था। लेकिन उसकी चुप्पी का घर वालों ने अब ज़्यादा ही फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। बात बात पर वो उस पर दबाव डालने लगे कि वे घर से चली जाए, तो सुमित्रा ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। आस पड़ोस वाले भी उसका ही पक्ष लेते। ये देख उसके ससुराल वालों का खून खोल उठता। एक दिन रात को प्राची ने पानी मांगा तो सुमित्रा पानी लेने रसोई में जा ही रही थी कि तभी उसे अपनी सास के कमरे से जेठ जेठानी की आवाज़ सुनाई दी। इतनी देर रात ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सुमित्रा के मन में शंका हुई और वो दबे पांव खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं बता देती हूँ माँ जी, ये अगर यहाँ रही तो हम यहाँ नहीं रहेंगे और फिर बुढ़ापे में कौन आपकी सेवा करेगा। इसीलिए आपको बता देती हूँ कि इसके साथ थोड़ा प्यार से बोलकर देवर जी ने जो एफडी कर रखी थी वो हम ले लेते हैं और इन माँ बेटियों को घर से निकाल देते हैं। और अगर ऐसा ना माने तो पता है ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। बहू की बात सुन अपने बुढ़ापे की सोचकर उन्होंने सहमति से सिर हिला दिया। सुमित्रा तो ये सब सुन मानो जड़वंत हो गई हो। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और दबे पांव चुपचाप वापस जाकर कमरे में निढाल से लेट गई। पर आज सुमित्रा ने मन ही मन अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक कड़ा फैसला कर लिया था। वो पत्नी के तौर पर कमज़ोर हो सकती थी, लेकिन एक माँ कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। उसे हिम्मत दिखानी ही होगी। ये सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। अगले दिन सुबह वो सिर पर रखे पल्लू को उतार कर काम में लग गई। ये देखकर उसकी सास और जेठानी बोली, ये क्या बेहुदापन है, अपने संस्कार भूल गई क्या? नहीं माँ जी, मैं तो अपने संस्कार नहीं भूली, लेकिन शायद आप लोग भूल गए हों। सर पर पल्लू बड़ों के मान सम्मान के लिए लिया जाता है, लेकिन जब बड़े ही अति पर उतर आए तो क्या ही कर सकते हैं। ये क्या पहेलियाँ बुझा रही है, साफ साफ क्यों नहीं कहती? क्या चल रहा है तेरे मन में? मेरा मन तो बिल्कुल साफ है माँ जी, लेकिन आपके मन में ही पाप भरा है, तभी तो आप सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। बदतमीज, बिल्कुल शर्म लाज बेच खाई है क्या तुमने, जो ससुर जेठ के सामने ऐसे जुबान लड़ा रही है? कहते हुए उसकी सास ने उसे जोर से एक तमाचा जड़ दिया। ये देख दोनों बच्चियां अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी और बोली, मम्मी ये सब गंदे हैं, चलो हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं बेटा, हम यहीं रहेंगे, ये घर हमारा है, इसे तेरे पापा ने बनवाया था। अब हम नहीं, ये लोग जाएंगे यहाँ से। क्या कहा तूने, बेशरम औरत,
पहले तो सोचा था तुझे ही रास्ते से हटाएंगे, अब तुझसे पहले तेरी इन दोनों लड़कियों को हटाना होगा। कहते हुए जैसे ही उसका जेठ आगे बढ़ा तो सुमित्रा अपनी बेटियों को सीने से चिपकाते हुए बोली, खबरदार जो आगे बढ़े तो। आज तक मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब और नहीं। बहुत जुबान निकल रही है ना तुम्हारी। जेठानी दहाड़ते हुए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी दरवाजे की घंटी बजी, जिसे सुन सभी चौंक गए। उसके ससुर ने गेट खोला तो सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे, जिसे देखकर सब सहम गए। फिर थोड़ा सामान्य हो अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए ससुर बोले, जी आप? हाँ जी, आपके घर से कंप्लेन है, एक पुलिस वाले ने कहा। नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, हमने तो कोई कंप्लेन नहीं लिखवाई। मैंने लिखवाई थी। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। सुमित्रा आगे बढ़ते हुए बोली। सुमित्रा के चेहरे पर उंगलियों के निशान और उसकी रोती हुई बच्चियों के बयान पर पुलिस उन सबको पकड़कर ले गई और एक रात वहाँ रखकर चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। थाने से आते ही उसकी सास दहाड़ते हुए बोली, तू क्या सोचती है, इतने भर से हम डर जाएंगे? इस घर में तो तुम वैसे भी नहीं रह सकती। ये जमीन तेरे ससुर ने खरीदी थी और ये मेरे नाम पर है। हम जब चाहें तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल सकते हैं। माँ जी, आप अनपढ़ होते हुए इतने कानून जानते हो तो एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो। मेरा ना सही, लेकिन मेरी बेटियों का इस घर में पूरा हक है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली। और आज के बाद मुझ पर या मेरी बेटियों पर अगर आपने एक उंगली भी उठाई तो अच्छा ना होगा। मैंने थाने में लिखकर रखवा दिया है कि अगर हम माँ बेटी में से किसी को भी कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आप सभी होंगे। ये सुनकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उस दिन के बाद किसी ने भी इस तरह की हरकत नहीं की। सुमित्रा ने सिलाई कढ़ाई कर अपनी बच्चियों को शिक्षित कर पैरों पर खड़ा किया। बड़ी बेटी इंजीनियर बन गई और छोटी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है। दोनों माँ बेटी ने अपनी बचत के पैसों से एक छोटा सा घर भी खरीद लिया और वहाँ से निकल आई। अचानक अलार्म की आवाज़ से सुमित्रा जी वर्तमान में लौटी। समय देखा तो जल्दी से उठकर बाहर आई तो दोनों बेटियां सारे काम सफलतापूर्वक कर रही थीं, जिसे देख सुमित्रा जी ने चैन की सांस ली। इतने सालों में आज पहली बार सुमित्रा जी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। दोनों ही बेटियां अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखकर भाव विभोर हो उनके गले से लग गई। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और हों भी क्यों ना, आखिर आज सुमित्रा जी की तपस्या पूरी जो हो गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।